वेलकम क्लास 9। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर का ही कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में पेज 7 में जो डिफरेंस है पीओपी और ओओपी का, वहाँ तक हो गया था डिस्कशन। इस वीडियो में हम कीवर्ड रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट कीवर्ड है ऑब्जेक्ट। इट इज़ अ यूनिक एंटिटी विच कंटेन्स डेटा एंड फंक्शन together in an object oriented programming language। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक यूनिक एंटिटी है और या तुम बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो डेटा और फंक्शन का एक पैकेज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? डेटा और फंक्शन का एक पैकेज। मतलब डेटा और फंक्शन को एक साथ अगर हम रैप कर दें प्रोग्रामिंग में तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसका और दो कंप्यूटर टर्म है, वो है कैरेक्टरिस्टिक, डेटा को बोलते हैं, और फंक्शन बिहेवियर को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट दैट वी एक्सपीरियंस और यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। मतलब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हम किस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं? जिस ऑब्जेक्ट को हम डे टू डे लाइफ में या हमारे जो डेली लाइफ है वहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ईच रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कंटेन्स कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर। हर एक ऑब्जेक्ट का खुद का एक कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब वो किससे बना हुआ है, और एक बिहेवियर है, मतलब उसका अलग सा यूज़ है। ठीक है, the characteristic basically compresses the part of its body or specifications, whereas behavior refers to the purpose of its use or its function। ओके, तो characteristic means क्या है कि उसका कोई बॉडी पार्ट्स, मतलब उसका मेकिंग डिटेल या स्पेसिफिकेशन कुछ, और बिहेवियर क्या है, वो कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, now next page, software object। A software object may be defined as an object that is created while writing a Java program। हम सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट कब क्रिएट करते हैं? जब हम प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, when we compare a software object with a real world object, then the characteristic and behavior of real world object are referred to as the data member and member method of the software object। मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर में, मतलब प्रोग्रामिंग में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा मेंबर्स। मतलब जिससे वो बना हुआ है, और उसका जो बिहेवियर है, बिहेवियर का सॉफ्टवेयर में क्या नेमिंग है? मेंबर मेथड्स, मतलब वो जो काम करते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का जो ऑब्जेक्ट है या प्रोग्रामिंग का जो ऑब्जेक्ट है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम बोलते हैं डेटा मेंबर्स, और उसी सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट का जो फंक्शन है उसको हम बोलते हैं मेंबर मेथड। ठीक है, नेक्स्ट, क्लास। अ क्लास इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट for similar type of objects। Each object of a class possesses some attribute and common behavior as defined within the class। मतलब क्या है? क्लास एक ब्लूप्रिंट है, मतलब एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएटेड होते हैं और वर्क भी करते हैं। ठीक है, ईच ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास पोजेस सम एट्रीब्यूट्स एंड कॉमन बिहेवियर एज डिफाइंड विद इन द क्लास। हर एक ऑब्जेक्ट का खुद का कुछ एट्रीब्यूट्स है, मतलब एक्स्ट्रा फीचर्स है, और सम कॉमन बिहेवियर्स भी है। ठीक है, दस अ क्लास इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसीलिए क्लास को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट या प्रोटोटाइप। और एक बात है, क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट वहाँ पे क्रिएट होते हैं और फिर वर्क भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओओपी। 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं
जो पीओपी से अलग है वो क्या है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड एनकैप्सुलेशन. डेटा एब्स्ट्रैक्शन. In real life situation, you might have noticed that we do not require to know the detail of the technology to operate any system. मतलब रियल लाइफ में जो सिस्टम हम यूज़ करते हैं उसका जो इंटरनल टेक्नोलॉजी है हर वक्त वो हम लोगों को पता नहीं होता. जैसे स्टीयरिंग घुमाने से कार कैसे घूमते हैं वो हमको नहीं पता. हम सिर्फ क्या जानते हैं कि स्टीयरिंग अगर लेफ़्ट में घुमाए तो जो व्हील है कार का वो लेफ़्ट में घूमेगा. स्टीयरिंग जो अगर राइट में घुमाए तो जो कार का व्हील है वो राइट में टर्न लेगा. ठीक है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि स्टीयरिंग के साथ व्हील का कैसे कनेक्शन है. ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, the digital camera is used to capture a photograph. It simply provides a number of buttons and switch to control the operation needed to take the photograph. मतलब डिजिटल कैमरे के ऊपर कुछ बटन्स हैं जो सिर्फ हम लोगों को फ़ोटो खींचने में हेल्प करते हैं. ठीक है, हम जस्ट वही जानते हैं कि इस बटन को खींचने से हम फोटोग्राफ्स ले सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन फैक्ट दीज बटन्स मेक द वर्किंग सो ईजी. यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, देखो EAY है, उसको ईजी करना है आप लोगों को. दैट एनीबॉडी कुड ऑपरेट द कैमरा इवन दो ही और शी मे नॉट बी अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी. मतलब सिर्फ फोटोग्राफ कैसे खींचना है वही जानना ज़रूरी है. कैमरा कैसे ऑपरेट करते हैं, उसका इंटरनल टेक्नोलॉजी क्या है वो मैटर नहीं करता यूज़र के लिए. ठीक है, हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ डज द कैमरा मैनेज टू टेक फोटोग्राफ्स और व्हाट मैकेनिज्म इज फॉलोड इन द इंटरनल पार्ट ऑफ द कैमरा? You may not be able to answer such questions because you are unaware of technology used inside the camera. ठीक है, तो हम तो वो नहीं जानते कि कैमरा कैसे वर्क करता है. ठीक है, so you may say that we use only the essential features of the camera to take the photograph without knowing the internal mechanism. It may be noted that the abstraction of an object depends upon the area of application. तो यही है abstraction. मतलब सिर्फ essential features को यूज़र को पता होना चाहिए, सारा मेकानिज़म ज़रूरत नहीं है. ठीक है, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन को हाइड किया जाता है या जानना ज़रूरी नहीं है. ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन is an act of representing the essential feature without knowing the background detail. यहाँ पे देखो एक छोटा बॉक्स है जहाँ पे डेटा एब्स्ट्रैक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ है. डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज एन एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एसेंशियल फीचर्स विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड डिटेल. तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? सिर्फ एसेंशियल फीचर को जानना विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड डिटेल. ठीक है, नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज रिलेटिव टू द पर्पस और द यूजर. मतलब यूजर और पर्पस के लिए ये हमेशा रिलेटिव रहता है. ठीक है, नेक्स्ट, इनहेरिटेंस. यू माइट हैव स्टडीड द टर्म हेरिडिटी इन बायोलॉजी, which means the transmission of genetically based characteristic from parent to the offspring. मतलब पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टरिस्टिक खुद ब खुद पेरेंट्स से उसके जो ऑफस्प्रिंग है उसमें आ जाता है. ठीक है, बाय हेरिडिटी. वी इनहेरिट थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम आवर पेरेंट who in turn had inherit those from their parents and so on. सबके फैमिली में हम जानते हैं कि
चाइल्ड और पेरेंट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक का सिमिलरिटी है, ठीक है। चाइल्ड में पेरेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो खुद ब खुद आ जाता है, ठीक है। इसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली अ क्लास एक्वायर सम प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर क्लास। ऐसे ही एक क्लास दूसरे क्लास का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको इनहेरिट कर सकता है ब्लू जावा में। दिस इज पॉसिबल बाय डिराइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास। मतलब अगर मदर क्लास में हम कुछ चाइल्ड क्लास क्रिएट करें तो ये हो सकता है। मदर क्लास का कुछ कैरेक्टरिस्टिक खुद ब खुद चाइल्ड क्लास में आ जाएगा, ठीक है। ये ब्लू जावा का एक फीचर है। द न्यू क्लास विल हैव द कंबाइंड फीचर ऑफ बोथ द क्लास, ठीक है। उसमें खुद का कैरेक्टरिस्टिक तो है ही, प्लस मदर क्लास का भी कैरेक्टरिस्टिक उसमें आ जाता है, ठीक है। द क्लास दैट गेट्स inherited to another class is known as the base class and base class और super class। तो जो मदर क्लास है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस क्लास या सुपर क्लास। द क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम द बेस क्लास आर कॉल्ड डिराइव्ड क्लास और सब क्लास और टारगेट। तो तीन नाम है चाइल्ड क्लास का, एक है डिराइव्ड क्लास या सब क्लास या टारगेट। नेक्स्ट, let us take an example of the class animal which can be broadly classified into carnivores and herbivores। तो एनिमल का दो क्लास होते हैं, कार्निवोर्स और हर्बिवोर्स, ये तो तुम जानते ही हो। So you will find that some of the characteristic or property of the class animal will be inherited by the class carnivore and herbivore। तो एनिमल का कुछ प्रॉपर्टी खुद ब खुद कार्निवोर और हर्बिवोर में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे 4 लेग्स, हम बोल सकते हैं 4 लेग्स, एनिमल का 4 लेग्स है, कार्निवोर्स का भी 4 लेग्स है और हर्बिवोर्स का भी 4 लेग्स है, ठीक है। नेक्स्ट, एक चार्ट दिया हुआ है, एनिमल उसका 2 डिवीजन है, कार्निवोर और हर्बिवोर। नेक्स्ट, कार्निवोर का भी सब क्लासेस कुछ है, जैसे टाइगर एट्रीब्यूट, लायन एट्रीब्यूट। कार्निवोर्स का कुछ एट्रीब्यूट्स है, जैसे टाइगर एट्रीब्यूट, लायन एट्रीब्यूट, लेपर्ड एट्रीब्यूट। हर्बिवोर्स का भी कुछ एट्रीब्यूट है, काउ एट्रीब्यूट, गोट एट्रीब्यूट, बफेलो एट्रीब्यूट। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग inheritance the element of the base class are shared by the derived class। वो तो प्रीवियस में ही हम बोल दिए कि इनहेरिटेंस का मतलब ही वो है कि कुछ एलिमेंट्स बेस क्लास के चाइल्ड क्लास यूज कर सकते हैं, ठीक है। As a result, it may happen that the element performing a specific task in the base class can be used to perform another task in derived class। तो सेम एलिमेंट्स बेस क्लास में जो वर्क करते हैं डिराइव्ड क्लास में दूसरा कुछ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। दिस फीचर इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी। इसी को हम रीयूजेबिलिटी बोलते हैं। मतलब जैसे एक एलिमेंट बेस क्लास में एक फंक्शन कर रहा है, चाइल्ड क्लास में खुद ब खुद वो एलिमेंट इनहेरिट हो गया और आके चाइल्ड क्लास में दूसरा कुछ फंक्शन कर रहे हैं, तो मतलब उसे एलिमेंट का रीयूज हो रहा है, इसीलिए इसको हम रीयूजेबिलिटी बोलते हैं। द टर्म इनहेरिटेंस मीन्स टू लिंक एंड शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास विद द अनदर क्लास। तो एक क्लास का जो प्रॉपर्टी है या कॉमन बिहेवियर है वो दूसरे क्लास में अगर खुद ब खुद आ जाए या दूसरा क्लास अगर खुद ब खुद उसको शेयर कर सके तो उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। दिस कैन बी डन बाय एक्सटेंडिंग द क्लास इनटू अनदर क्लास। मतलब एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास को क्रिएट करके हम ये कर सकते हैं। एंड यूजिंग दस
यूजिंग बोथ इट, मतलब दोनों ही उसको वही सेम प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलीमॉर्फिज्म। You know that a single word can have many meanings. Similarly, an operation may show an entirely different behavior for the different set of data and environment. मतलब अगर एक ऑपरेशन डेटा के ऊपर बेस करके डिफरेंट फंक्शन करे तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। Let us take an example of English word duck. The word duck defines a water bird with a broad bill, right, short leg and webbed feet. Whereas the same word duck in the cricket match means the batsman who got out with no score. तो एक ही वर्ड का दो मीनिंग है लेकिन फील्ड दो अलग है, ठीक है। अगर तुम नेचर फील्ड को कंसीडर करोगे तो डक का मतलब क्या है, एक वाटर बर्ड जिसका वेब्ड फीट है। लेकिन अगर तुम क्रिकेट मैच को कंसीडर करोगे तो डक का मतलब क्या है, एक क्रिकेटर जो विदाउट एनी स्कोर आउट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, with the reference to the above example, you can notice that the same word duck is used for two different purposes. Similarly, you can find many such example in real life situation. तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल है जिसका मीनिंग उसका सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। With reference to object oriented programming, if the function name is volume, then you can calculate the volume of different geometrical solid figures, that is a cube, a cuboid, a sphere, a cylinder, by using different parameter, okay। तो एक ही फंक्शन नेम है वॉल्यूम, उसको हम डिफरेंट जियोमेट्रिकल जो शेप है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हर एक वॉल्यूम का अलग अलग डेटा है, मतलब अलग अलग पैरामीटर है, ठीक है। जैसे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ अ सर्किल। देखो, अगर हम क्यूब का वॉल्यूम निकालना चाहे तो डेटा के लिए हमको सिर्फ क्या चाहिए, साइड का लेंथ। अगर वही वॉल्यूम क्यूबॉइड के लिए अप्लाइड हो तो हमको क्या चाहिए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अगर सेम वॉल्यूम हम यूज करें सर्किल के लिए तो हमको क्या चाहिए, रेडियस। मतलब डेटा अलग अलग है लेकिन फंक्शन एक ही है, वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलीमॉर्फिज्म इज one of the object oriented programming principle that allows the user to use a function for multiple purpose. तो पॉलीमॉर्फिज्म यही चीज़ है कि एक ही फंक्शन डिफरेंट सराउंडिंग में डिफरेंट डेटा के लिए वर्क करता है, ठीक है। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग फंक्शनल ओवरलोडिंग। मतलब ये जो फंक्शन है कि एक ही वॉल्यूम क्यूब के लिए, क्यूबॉइड के लिए या सर्किल के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर क्यूब का वॉल्यूम चाहिए तो साइड देना पड़ेगा, अगर क्यूबॉइड का वॉल्यूम चाहिए तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट देना पड़ेगा, और अगर सर्किल का वॉल्यूम चाहिए तो सिर्फ रेडियस देना पड़ेगा। तो डेटा को देख के मेन फंक्शन जो है वो सिलेक्ट करेगा कि कौन से वॉल्यूम में जाना है, ठीक है, कौन सा वॉल्यूम निकालना है। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। दस, फंक्शन ओवरलोडिंग इज द टेक्निक टू यूज अ नंबर ऑफ फंक्शंस विद द सेम नेम। एक नाम लेकिन अलग काम, ठीक है, having different parameters. In the illustration shown above, three functions are defined with the same name, volume. Hence, they are overloaded.
The execution of these functions will depend upon the data type and number of parameter. ठीक है, नेक्स्ट बॉक्स में देखो पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन है. द टर्म पॉलीमॉर्फिज्म is defined as the process of using a method or function for more than one purpose. ठीक है, तो एक ही फंक्शन को हम अगर मोर देन वन पर्पस यूज करें तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं. नेक्स्ट देखो एनकैप्सुलेशन. Encapsulation is another feature of the object-oriented programming which restricts the free flow of data from one object to another. मतलब डेटा को फ्री फ्लो होने से ये प्रिवेंट करता है. ठीक है, the data and function are wrapped together in the object such that the data can only be accessed in the associated function. मतलब क्या है, एनकैप्सुलेशन एक ऐसा फीचर है जो ओओपी में यूज होते हैं. वो क्या है, वो है डेटा और फंक्शन को लेके एक रैपिंग कर देना. मतलब जैसे पीओपी में हम क्या देखे थे कि डेटा को ग्लोबली डिक्लेयर करते थे. हम डेटा को ग्लोबली डिक्लेयर करने से क्या होगा, हर एक फंक्शन उसको यूज कर सकता है. मतलब डेटा फ्रीली फ्लो कर सकता है पूरे प्रोग्राम में. लेकिन अगर ओओपी में देखा जाए तो वहाँ पे एनकैप्सुलेशन है. मतलब हर एक फंक्शन का खुद का डेटा है और वो डेटा उस फंक्शन को छोड़ के दूसरे फंक्शन में नहीं जा सकता. ठीक है, तो इसी को हम रैपिंग कहते हैं. डेटा और उसके जो फंक्शन है उसको लेके एक रैप किया जाता है. ठीक है, वर्चुअली. नेक्स्ट देखो, thus we can say that the data is kept hidden and cannot be accessed directly outside the object. तो इसको हम बोल सकते हैं कि डेटा को हिडन किया जाता है. ठीक है, हर एक फंक्शन का खुद का डेटा है, सिर्फ वही फंक्शन उस डेटा को यूज कर सकते हैं. आउटसाइड कोई फंक्शन उसको यूज नहीं कर सकता. ठीक है, although it is available in the same program. Thus, we can say that the data is kept hidden and cannot be accessed directly outside the object, although it is available in the same program. तो एक ही प्रोग्राम में हर एक फंक्शन का अलग अलग डेटा है. जिसका डेटा है वही फंक्शन उसको यूज कर सकता है. आउटसाइड का कोई फंक्शन वही डेटा को यूज नहीं कर सकता. ठीक है, लेकिन सब फंक्शन और डेटा सेम प्रोग्राम में ही है, उसके बावजूद भी वो यूज नहीं कर सकता. ठीक है, द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन ऑफ एनकैप्सुलेशन डिपिक्ट हाउ द डेटा एंड फंक्शन आर इंटरलिंक्ड. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेज. अच्छा, यहाँ पे एक डायग्राम है. देखो, डेटा और फंक्शन को लेके एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है. यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट है. ठीक है, फंक्शन टू फंक्शन इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन एक फंक्शन के डेटा को दूसरे फंक्शन यूज नहीं कर सकता. ठीक है, सिर्फ वही फंक्शन यूज कर सकता है. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेज. विथ रेफरेंस टू द अबव कॉन्टेक्स्ट इट कुड बी इंफ्रारेड. With reference to the above context, it could be inferred that the state and behavior are encapsulated in an object-oriented programming to prevent their isolation from each other. ठीक है, तो इसको हम आइसोलेशन भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट बॉक्स को देखो. The system of wrapping data and function into a single unit is known as encapsulation. Next, thus encapsulation is helpful in object-oriented programming in the following way. तो कैसे ये helpful है देखो. The source code of an object could be maintained independently. इसी कॉन्सेप्ट के लिए सोर्स कोड को हम इंडिपेंडेंटली मेंटेन कर सकते हैं. Next, the object maintain the privacy of the data member.
मतलब डेटा मेंबर की जो प्राइवेसी है, जो सिक्योरिटी है, वो मेंटेन होता है यहाँ पे। However, the changes that takes place in the method do not affect the other object. एक मेथड में अगर कुछ चेंज करना ज़रूरी है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को हैम्पर नहीं करता, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का एक अलग सा रैपिंग है। ठीक है। Now the next topic, benefits of object oriented programming. There are many reasons of preferring object oriented programming over procedure oriented programming. तो कुछ प्रेफरेंस है, कुछ बेनिफिट्स है OOP का। वो क्या है? The reusability of the program code is enhanced. तो OOP में एक फीचर है reusability, वो एक एडवांटेज है। नेक्स्ट, द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस आर इम्प्रूव्ड। उसके बाद मॉड्यूलरिटी इज अचीव्ड, मतलब पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, द डेटा एब्स्ट्रैक्शन मेक द सॉफ्टवेयर ईजियर टू हैंडल। डेटा एब्स्ट्रैक्शन फीचर के लिए ये बहुत ईजी हो गया। और लास्ट जो है वो है सॉफ्टवेयर फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क कैन ईजीली बी डेवलप्ड। OOP कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क भी हम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, लिमिटेशंस। कुछ लिमिटेशंस भी है OOP का, वो क्या है देखो। इवन दो OOP लैंग्वेजेस आर प्रेफर्ड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम रेंजिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, there are some limitations of OOP which are mentioned as under. Object oriented programming language require intensive testing process. टेस्टिंग प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, मतलब टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्विंग प्रॉब्लम इज मोर टाइम कंज्यूमिंग एज कंपेयर टू POP। तो ये टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो ये था कुछ लिमिटेशंस OOP का। इस वीडियो में इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय।